हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम टॉप 25 जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। यह सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को और ध्यान से समझते जाए कि विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है। तो आपको याद रखना है थाईलैंड। जो विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है, कौन सा है? थाईलैंड। अगला देखते हैं कि भारत में मुद्रा भविष्य संचालित करने के लिए जिनकी खालिस्तान आवश्यक है। तो ध्यान से पढ़े प्रश्न को वापस से कि भारत में मुद्रा भविष्य संचालित करने के लिए जिनकी खालिस्तान आवश्यक है। वित्त मंत्रालय, सेबी और आरबीआई। वित्त मंत्रालय, सेबी और आरबीआई आवश्यक है। तो अब पूरा सेंटेंस पढ़े कि भारत में मुद्रा भविष्य संचालित करने के लिए जिनकी वित्त मंत्रालय, सेबी, आरबीआई आवश्यक है। ठीक है। अगला देखते हैं कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है वास्को डी गामा ने की थी। ठीक है। अगला देखते हैं कि भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी खालिस्तान की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिभा है। यानी कि हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है उनका नाम बताना है। तो उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिभा है। ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति या प्रतिभा कौन सी है? तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो भारत में है, गुजरात में है। ठीक है, आपको याद ही होगा गुजरात में है। अगला देखते हैं कि पोषण नाल प्रारंभ कहाँ से होता है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि पोषण नाल प्रारंभ कहाँ से होता है? तो आपका उत्तर होगा मुख से। ठीक है। पोषण नाल प्रारंभ कहाँ से होता है? तो आपको याद रखना है मुख से प्रारंभ होता है। ठीक है। क्या होता है? पोषण नाल। अगला देखते हैं कि मनुष्य की एक्सिस कशेरुका एटलस कशेरुका से किस प्रकार भिन्न है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि मनुष्य की एक्सिस कशेरुका एटलस कशेरुका से किस प्रकार भिन्न है, हमें वो बताना है। तो आपका उत्तर होगा ओडोंटॉइड प्रवर्त की उपस्थिति के कारण। ध्यान से पढ़े ऑप्शन को कि ओडोंटॉइड प्रवर्त की उपस्थिति के कारण मनुष्य की एक्सिस कशेरुका एटलस कशेरुका से भिन्न है। ठीक है। पूरा समझ में आया? वापस से पढ़ लेते पूरा सेंटेंस की ओडोंटॉइड प्रवर्त की उपस्थिति के कारण मनुष्य की एक्सिस कशेरुका एटलस कशेरुका से भिन्न है। ठीक है। किसके कारण? ओडोंटॉइड प्रवर्त की उपस्थिति के कारण। ठीक है, याद रखें। अगला देखते हैं। तो मैं लास्ट में आपको ये पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, यानी कि आपके हिसाब से 25 में से कितने प्रश्न आपने सही किए थे, वो मैं कमेंट में आपको पूछूंगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। ठीक है। अगला देखते हैं कि स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है? तो आपको याद रखना है नाखून, बाल व खुर किसके उदाहरण हैं? स्तनियों में बाह्य कंकाल के उदाहरण है। ठीक है। स्तनियों में बाह्य कंकाल के उदाहरण कौन से? नाखून, बाल एवं खुर। अगला देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो आपको याद रखना है 7वीं अनुसूची में। क्या है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो आपको याद रखना है 7वीं। ठीक है। अगला देखते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष
कौन होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नीति आयोग पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये तो आप याद ही करके जाना कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला देखते हैं, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बहुत ही मोस्ट है कि मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो आपको याद रखना है वीणा। वीणा वाद्य यंत्र कौन सा मुगल सम्राट या कौन सा मुगल बादशाह बजाता था, तो आपको याद रखना है औरंगजेब। ठीक है। अगला देखते हैं कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रह्म समाज पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ब्रह्म समाज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1828 में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। ठीक है, ये भी याद रखिए कि कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। अगला देखते हैं कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? मोस्ट है, ध्यान से पढ़िए, मोस्ट कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है A.O. ह्यूम को। अगला देखते हैं, किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है, तो आपको याद रखना है गुजरात। गुजरात है जो राज्य की सबसे बड़ी तटरेखा है। यानी तटीय राज्य कितने हैं आपको पूछे जा सकते हैं कि तटीय राज्य अपने 9 हैं, जिसमें सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। ठीक है, गुजरात ऐसे ऐसे आता है, सॉरी एक मिनट, गुजरात का ऐसा नक्शा है जो तटरेखा में ऐसा कुछ है, इसलिए गुजरात ये तटरेखा ऐसे ऐसे बनाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा तटरेखा हो जाती है गुजरात की। ठीक है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको ये तो पता ही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, सॉरी, भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की थी? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की थी, तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत की थी। भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की थी, तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ठीक है, अगला देखते हैं कि भौतिक भूगोल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? ध्यान से बड़े प्रश्न को कि भौतिक भूगोल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपको याद रखना है मिट्टी का। ठीक है, भौतिक भूगोल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपको याद रखना है मिट्टी का अध्ययन। किस में किया जाता है? भौतिक भूगोल में। ठीक है, भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। अगला देखते हैं कि रॉबर्ट पियरी किस वर्ष उत्तरी ध्रुव पर था? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि रॉबर्ट पियरी किस वर्ष उत्तरी ध्रुव पर पहुँचे? खालिस्तान था, यानी कि किस वर्ष, अपन को वर्ष बताना है। कौन पहुंचा था? रॉबर्ट पियरी। किस वर्ष ध्रुव पर पहुंचे थे, तो आपको याद रखना है 1909 को। 1909 को कौन उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी किस वर्ष उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे, तो 1909 को। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, ज़्यादातर प्रश्न घुमा के ही आते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न को समझना है और समझदारी से आंसर देना है। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बादल का आकार गोभी के ढेर की तरह प्रतीत होता है? निम्नलिखित में से किस बादल का आकार गोभी के ढेर की तरह प्रतीत होता है, तो आपको याद रखना है क्यूमुलस। क्यूमुलस जो बादल होते हैं, जो उनका जो आकार होता है गोभी के ढेर की तरह प्रतीत होता है।
किस बादल का आकार होता है गोभी की ढेर की तरह? क्यूमुलस, क्यूमुलस बादल की, क्यूमुलस, जिसके बादल का आकार होता है गोभी के आकार का या गोभी के ढेर की तरह प्रतीत होता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। ध्यान से बड़े प्रश्न को कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है, तो आपको याद रखना है रूस, रूस है जिसके दक्षिण में क्या स्थित है, क्या स्थित है? काला सागर। रूस के दक्षिण में क्या स्थित है? काला सागर। और रूस है कहाँ पर? एशिया में और यूरोप में, दो जगह पर है। ठीक है, अगला देखते हैं कि मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया। ध्यान से बड़े प्रश्न को कि मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया, तो आपको याद रखना है कब आया था? 1972 को। 1972 को कौन सा राज्य अस्तित्व में आया, तो आपको याद रखना है मेघालय। मेघालय कब अस्तित्व में आया? 1972 को। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य खालिस्तान जोड़ा गया। ध्यान से बड़े प्रश्न को कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य खालिस्तान जोड़ा गया, यानी किसके द्वारा जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो आपको याद रखना है 86वें या 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 86वें या 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मोस्ट है, तो आप ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, कहीं से भी आ सकता है प्रश्न। अगला है कि विश्व में सबसे शुष्कतम, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन से है या कौन है, तो आपको याद रखना है शुष्कतम मरुस्थल है अट्टागामा। अट्टाकामा लिखा है, अट्टागामा जो भी है, अट्टागामा या अट्टाकामा मरुस्थल है जो विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। मोस्ट है, तो आप ध्यान से याद करें विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, तो आपको याद रखना है अट्टागामा या अट्टाकामा। अगला देखते हैं कि किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है। पहले तो आपको ये बात कन्फ्यूजन दूर कर लेता हूँ कि सरीसृप जो धरती पर रेंगते हैं जानवर, जो उनका समूह होता है, जो जिसमें से आते हैं क्या कहते हैं, सांप, छिपकली, कछुए, जो धरती पर रेंगते हैं वो सभी उनका समूह होता है, इसे कहते हैं सरीसृप। तो आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ो, आपको कन्फ्यूजन तो दूर हो गई है। अब प्रश्न पढ़ते हैं पूरा कि किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है, तो आपको याद रखना है किस देश, किस महाद्वीप में, तो आपको याद रखना है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप में क्या नहीं पाया जाता? सरीसृप, सरीसृप नहीं पाया जाता है। अगला देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो आपको याद रखना है लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष को त्याग पत्र कौन देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, याद करना है। अगला देखते हैं कि प्राचीन रूपांतरित व क्रिस्टलीन चट्टानों के क्षरण के फलस्वरूप किस मिट्टी का निर्माण हुआ है। प्रश्न को ध्यान से पढ़े कि प्राचीन स्थानांतरित नहीं है, स्पांतरित है। ठीक है, ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि प्राचीन स्पांतरित व क्रिस्टलीन चट्टानों के क्षरण के फलस्वरूप, चट्टानों के क्षरण के फलस्वरूप किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो किस मिट्टी का निर्माण हुआ था? लाल मिट्टी का या लाल मृदा का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? प्राचीन रूपांतरित व क्रिस्टलीन चट्टानों के क्षरण के फलस्वरूप किस मिट्टी का निर्माण हुआ? लाल मृदा का निर्माण हुआ। अगला देखते हैं कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसकी किस्में हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसकी किस्में हैं, तो आपको याद रखना है लौह एस की। लौह एस की दो किस्मों के बारे में बताओ, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसकी किस्में हैं, तो आपको याद रखना है किसकी है? लौह एस की। ठीक है, तो आपने कितने प्रश्न सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
25 में से आपने कितने परसेंट सही किए कमेंट में ज़रूर बताएं, और सच सच बताना कि आपने कितने परसेंट सही किए, ठीक है। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आगे अगर वीडियो देखने हो तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। धन्यवाद।